आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट 12। ये उत्तराखंड पुलिस के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नए सिलेबस पर आधारित है जो 2025 में यूके SSSC का नया सिलेबस है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। देखो, इनमें से कौन से गायक उत्तराखंड के हैं? नैन नाथ रावल, संकल्प खेतवाल, संतोष खेतवाल, गोपाल बाबू गोस्वामी। तो यहाँ पे जो ये गायकों के नाम दे रखे उत्तराखंड के गायक है, तो हिंदी में उत्तराखंड के जो लोक गायक है उनको भी पूछा जा रहा है, लोक भाषाओं को भी, क्षेत्रीय भाषाओं को पूछा जा रहा है, और मुहावरे लोकोक्तियाँ जो गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की है वो भी पूछी जा रही है, और कुछ शब्द भी पूछे जा रहे हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा के, तो उन पर भी हमें जो है ध्यान देना है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे के सारे जो गायक है, ये सारे के सारे नैन नाथ रावल, संकल्प खेतवाल, संतोष खेतवाल, गोपाल बाबू गोस्वामी, ये सारे के सारे जो उत्तराखंड के ही गायक हैं। तो ये सारे, इसका आंसर वैसे डी हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा गायक कहाँ से है। तो ये नैननाथ रावल जो है ये अल्मोड़ा से हैं भाई। नैननाथ रावल कहाँ से हैं? अल्मोड़ा से हैं। संकल्प सिंह खेतवाल जो है ये उत्तरकाशी से हैं। ये कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से हैं। और जो संतोष खेतवाल हैं ये पौड़ी से हैं, ये पौड़ी गढ़वाल से हैं। और गोपाल बाबू गोस्वामी जो है ये अल्मोड़ा से हैं। तो इनका जो है निवास स्थान पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से संबंधित गायक संकल्प खेतवाल या संतोष खेतवाल या फिर नैननाथ रावल, मतलब किस जिले से संबंधित है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सी लोक भाषा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो जिले के में मुख्य रूप से जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? इसमें से जाड़ भाषा बोली जाती है, जाड़ क्षेत्र में। लेकिन इसके अलावा इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो मारछा भाषा है, मारछा भाषा कहाँ बोली जाती है? चमोली में। ये चमोली में आपको ध्यान देना, चमोली में भी कहाँ बोली जाती है? चमोली में जो आप लोगों ने माणा नीति दर्रे सुना होगा, तो माणा नीति दर्रे जहाँ पे, यानी कि माणा नीति जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये जो है ये भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा जो है ये भाषा बोली जाती है। ये क्या कहते हैं, ये भाषा बोली जाती है। अगर हम जौहरी भाषा की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में बोली जाती है भाई। ये कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ में बोली जाती है। भी पूछा जाएगा है ना, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। और ये भी खास करके जो है भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा ही इसको जो है बोली जाती है। अगर बात करें बुक्साड़ा या बुक्साड़ी भाषा की, तो ये जो है आपको ये मान के चलो कि ये कुमाऊं मंडल में भी, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में ये बोली जाती है। जैसे पौड़ी गढ़वाल में भी बोली जाती है। तो ये कहाँ बोली जाती है? जो कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल के जो तराई क्षेत्र है, इन तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया आपका, और पौड़ी गढ़वाल हो गया, देहरादून हो गया, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है, बुक्सा जनजाति के द्वारा बोली जाती है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी इसका सही आंसर होगा। उत्तरकाशी जिले में मुख्यतः जाड़ भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, उनका समूह पहचानिए। तो संरचना के आधार पर जो क्रिया के 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। देखो, सामान्य क्रिया जो है वो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद में नहीं आएगा, है ना। आप ये देखो, यहाँ पे संयुक्त क्रिया जो है आएगी, यहाँ पे क्रिया के भेद में पूर्वकालिक क्रिया आएगी, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया आएगी, नाम धातु क्रिया आएगी, कृदंत क्रिया आएगी, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 2, 3, 4, 5, 6। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलो ये तो बी आंसर सही है। फिर बची आपकी एक तो सामान्य क्रिया बची, और एक आपकी क्या बची? इनमें से सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, है ना। यहाँ पे देखना प्रश्न क्या पूछा था कि यहाँ पे पूछा कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5। जब आपके पास प्रश्न आएगा कि संरचना और प्रयोग के आधार पर या प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। तो उनमें जो है जब आपके दोनों पूछेगा तो यहाँ पे संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया और आपकी सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया, ये इसमें जो है सीधी संरचना के आधार पर नहीं आएगी, लेकिन संरचना और प्रयोग के आधार पर बोलेगी तब ये भी आ जाएगी इसमें, इनमें सारी, तब 8 हो जाएगी, है ना। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद में सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के किस वाक्य में सजातीय क्रिया होगी?
किस वाक्य में सजातीय क्रिया होगी भाई? देखो, सोहन ने गोद लिए गए पुत्र को अपनाया, तो सोहन ने गोद लिए पुत्र को अपनाया, यहाँ पे जो है पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है जिसमें मतलब एक कार्य जब खत्म हो जाता तो उसके बाद जो है दूसरा काम होता है उसी के आगे या उसी से थ्रो से, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, जैसे मतलब गोद लिए गए पुत्र, पुत्र पहले गोद लिया गया और फिर उसको अपनाया, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया। दुश्मन ने अपनी चाल चली, दुश्मन ने अपनी चाल चली, ये सजातीय क्रिया है भाई। सजातीय क्रिया में होती जब क्या कहते हैं आपकी जो चाल मतलब जो आपकी क्या क्रिया होती है और जो मतलब आपका क्रिया होती है, तो जो क्रिया और जो क्रिया का जो वो होता है विशेषता होती है, वो जब सजातीय पदों से बनी होती है, मतलब एक ही जैसे मतलब क्रिया से बनी होती है, जैसे चलने से चाल बना हुआ है और चल से ही चली बना होता है ना, तो इसलिए जो ये क्या कहलाएगी? सजातीय क्रिया कहलाएगी। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उछलने लगा, तो चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उछलने लगा, तो यहाँ पे भी क्या होगी? यहाँ पे भी पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। यहाँ पे भी कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि पहले शेर के शरीर पर चढ़ा और फिर उछलने लगा। सोहन ने मोहन से गाना गवाया, तो सोहन ने मोहन से गाना गवाया, तो यहाँ पे जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अव्यय के 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। आर में कह रहा अव्यय के 4 भेद, तो एस में कह रहा अभिकारी शब्दों को लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जाता है। अभिकारी शब्दों को लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो ये भी आपका सही बोल रहा। आर और एस दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन में बोला आर सही और एस गलत है, तो ये है नहीं आंसर। आर और एस दोनों सही है और आर एस की सही व्याख्या करता है, ये भी गलत है, क्योंकि आर एस की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर इसकी तो आर और एस दोनों सही है और एस आर की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है कि जो एस है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। एस आर की कैसे सही व्याख्या कर रहा है कि अव्यय के 4 भेद होते हैं और अव्यय को ही हम क्या बोलते हैं? अभिकारी बोलते हैं। अव्यय ही क्या होता है? अभिकारी होता है, और वो कह रहा है अभिकारी शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, तो इसी की व्याख्या कर रहा है, तो आपका सी आंसर जो है सही होगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो देखो भाई, कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे देखो भदे, भदे जो है भतीजी को बोलते हैं, भतीजी जो होती है भदो कहते हैं, भतीजा, भतीजा होता है भदो, भद्यो, भतीजा होता है भद्यो और भतीजी होती है भदे, तो आपका 4 हो जाएगा पहले का। ब्योल, ब्योल जो है दूल्हे को बोलते हैं, जो दूल्हा होता है उसको ब्योल बोलते हैं। आल्ले जो है अभी को बोलते हैं, अभी जैसे मतलब हमने बोला कि हम अभी आ रहे हैं तो आल्ले बोलते हैं, है ना। और फाम, याद, हम किसी को याद कर रहे हैं, जैसे याद करना होता तो उसको क्या बोलते हैं? फाम बोलते हैं। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, दूसरे का पहला, तो आपका 4 3 2 1 ये आपका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ ने बच्चे को वस्त्र पहनाए, वाक्य में कौन सा कारक होता है? जब किसी के लिए कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहां पे क्या होता है भाई? संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण देखो, फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं, तो फूल जो है बसंत ऋतु में खिलते हैं, जो बसंत ऋतु है ये यहाँ पे काल को दर्शा रही है ना, तो जो ऋतुएं होती है वो भी काल को दर्शाती है, तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये क्या कहता है आपका, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पे, क्योंकि पेड़ स्थान हो गया एक हिसाब से। भारत आज जरूर जीतेगा, तो ये इसमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, भारत आज जरूर जीतेगा, ये आपके जो है कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, है ना, इसमें से कोई नहीं। और या फिर आप बोल सकते हो कि भारत आज जरूर जीतेगा। अगर आप में क्रिया विशेषण की बात करें तो यहाँ पे है क्रिया विशेषण है, और कौन सा? निश्चितवाचक, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो लिखावट शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा भाई? तो लिखावट शब्द में, लिखावट शब्द किससे बना हुआ है? लिख। लिखावट शब्द किससे बना है? लिख। तो आपको ध्यान रखना है कि जब क्या कहते हैं आपका संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम
और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संयोग से जो उसके अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में, उनको कहते हैं तदित प्रत्यय। लेकिन जो क्रिया के अंत में लगते हैं, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये लिखना क्या है आपके हिसाब से? लिख एक हिसाब से क्या है? धातु या क्रिया है। तो धातु और क्रिया के अंत में जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को उपसर्ग का अर्थ है। उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो पास, सहायक, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों। उप का मतलब होता है, जैसा हम बोलते हैं ना कि उपाध्यक्ष बोला, तो उपाध्यक्ष का मतलब क्या होता है? कि उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का क्या होता है? पास का होता है, या अध्यक्ष का सहायक होता है। तो एक हिसाब से पास और सहायक इसका दोनों है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अपने पर्यायवाची शब्द से सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखो भाई, उत्कृष्ट का पर्यायवाची जो है, उत्कृष्ट को उत्तम बोल सकते हो, तो एकदम मतलब सही सुमेलित है ये। जो सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। उत्कोच का मतलब होता है कि रिश्वत देना, और रिश्वत को हम क्या कहते हैं? घूस देना भी कहते हैं। तो ये भी अपना सही पर्यायवाची है। यहाँ पे ऋषि देखो, ऋषि का मतलब होता है कि ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष, तो धूम तो नहीं हो सकता है ना, धूम नहीं हो सकता। बाकी अगर यहाँ पे देखो उपाय का मतलब, तो उपाय का मतलब होता है कि कोई उपाय करना या युक्ति करना है ना, तो ये भी आपका सही है। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका सही पर्यायवाची नहीं है इसका, तो सी आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इति शब्द का सही अर्थ है। देखो इति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो देखो भाई, जो ये वाली जो इति होती है, इसका मतलब होता है अंत, या फिर हम बोल सकते हैं समाप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? अंत या समाप्त होना। और इस इति का मतलब होता है कोई बाधा या विघ्न आना। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस इति का मतलब हो जाएगा अंत या समाप्त, आप दोनों में आ जाएगा। लेकिन अगर इस इति का मतलब देखो तो इसका मतलब होता है विघ्न या बाधा आना। तो ये आपका सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैते काम करणों को घत भलु आई। वाक्य में घत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो घत शब्द का अर्थ क्या होगा इसमें? तो इसका मतलब पहले देखो, मैं तो काम करणों को घत भलु आई, मतलब मुझे जो है तुम्हारे काम करने का जो तरीका है वो अच्छा लगा। भलु आई मतलब अच्छा लगा। तो घत का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तरीका हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तरीका। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्सरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अप्सरा उपन्यास के लेखक जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आपको ये भी ध्यान रखना कि जो अप्सरा उपन्यास है वो कब जो है प्रकाशित हुआ था? तो जो अप्सरा उपन्यास है ये 1931 में जो है प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत फेमस उपन्यास है। कई बार पूछ लेता, कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता कि अप्सरा क्या है, कविता है या कहानी है या उपन्यास है या निबंध है? तो क्या हो जाएगा? ये उपन्यास हो जाएगा। तो इसको स्पेशल याद रखना आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमानी भाषा परिवार से संबंधित क्रियोल हिंदी किन भाषाओं का मिश्रण है? जो क्रियोल हिंदी है ना भाई, क्रियोल हिंदी आप लोग देखना कि क्रियोल हिंदी बोली कहाँ पे जाती है? तो अंडमान निकोबार में बोली जाती है क्रियोल हिंदी। नई भाषा विकसित हुई है, अंडमान निकोबार में बोली जाती है। तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो वो जो है अंडमान निकोबार में किस किस का मिश्रण है? एक तो हिंदी आ जाएगी आपके पास, एक आ जाएगी इसमें बंगाली, क्योंकि बंगाली अंडमान निकोबार से लगी है, और एक आ जाएगी इसमें मलयालम। ये तीन भाषाओं का मिश्रण है। तो देखो जरा, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, अंडमान ओंजे, हिंदी, संस्कृत, बंगाली। तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है। पहले में क्या है? बंगाली, मलयालम, हिंदी। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समानाधिकारणनीय समानाधिकरण और व्याधिकरण अव्यय। व्याधिकरण अव्यय संबंध बोधक अभिकारी शब्दों के दो भेद हैं। गलत बोल रहा भाई, ये जो है संबंध बोधक अभिकारी शब्दों के भेद नहीं है, बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय के भेद है। किसके हैं? समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक अभिकारी शब्दों के क्या है? भेद है, संबंध बोधक के नहीं है। तो पहला वाला गलत हो गया। मुख्य वाक्य मुख्य वाक्य या दो पदों को जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण अव्यय कहलाते हैं।
देखो भाई व्याधिकरण अव्यय जो है, जो दो मुख्य वाक्य या दो पदों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वो व्याधिकरण नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके समानाधिकरण होते हैं। समानाधिकरण, वो समानाधिकरण होते हैं, बल्कि जो दो मुख्य वाक्य या पदों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं समानाधिकरण होते हैं, और एक मुख्य वाक्य और उसके साथ जो है जो आश्रित वाक्य होता है जब वो जुड़ता है तब आपका व्याधिकरण अव्यय होता है। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य जोड़ने पर अव्यय समानाधिकरण अव्यय होता है। समानाधिकरण नहीं होता, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था व्याधिकरण, है ना, यहाँ पे व्याधिकरण होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था समानाधिकरण और यहाँ पे होना चाहिए था व्याधिकरण। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सभी, मतलब तीनों के तीनों क्या है, गलत है, सभी गलत है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा, हवन का संधि विच्छेद होगा। तो भाई हवन का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होगा, हवन का संधि विच्छेद ये वाला होगा भाई, हो प्लस अन, है ना, हाउ प्लस अन नहीं होता, हो प्लस अन जो है हवन का संधि विच्छेद होता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सी संधि होगी तो आप कमेंट करके जरा मुझे बताना कि हवन में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, ये जरूर बताना आप मुझे कमेंट करके। तो देखते हैं जरा किसका जो है आंसर सही होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा अर्ध स्वर व्यंजन है, इनमें से कौन सा अर्ध स्वर व्यंजन है। देखो भाई अर्ध स्वर जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या, अर्ध स्वर जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, 2। और कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक नाम सुना होगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनमें य, र, ल और व, ये 4 जो है व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन। तो इन अंतस्थ व्यंजनों में जो पहला और लास्ट वाला होता है यही क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। देखो इनको अर्ध स्वर व्यंजन क्यों कहलाते हैं, ये स्वरों की तरह जो है मतलब इनका जो उच्चारण होता है उनका स्वरों की तरह होता है, क्योंकि जब स्वरों का उच्चारण करते हैं हम तो हमारी जीभ ना तालु से ऊपर नहीं उठती है पूरी तरीके से जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, और हमारी श्वास वायु को वो अवरुद्ध नहीं कर पाती हमारी जीभ, है ना। ऐसे ही जो इनके साथ भी होता है, जैसे हम य बोलते हैं तो आप देखो य बोलते हो हमारी जीभ ऊपर नहीं उठती है, और वो बोलते हो भी हमारी जीभ ऊपर नहीं उठती है, लेकिन र बोलते हो जीभ कंपन करते हो ऊपर उठती है, और ल बोलते हो तो जीभ पूरी ऊपर उठती है। तो अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होते हैं, य और व। तो य और व होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, केवल व इसका आंसर हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्व का तत्सम शब्द होगा। बिल्कुल आसान सा शब्द, आसान सा क्वेश्चन दे दिया। अश्व का तत्सम शब्द हो गया, तो अश्व का इनमें से पशु भी नहीं है, महिषी तो भैंस का होता है, जानवर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई भी अश्व का तत्सम शब्द नहीं है। वैसे तो अश्व जैसे आपका घोड़ा भी होता तो घोड़ा भी घोटक का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कालीन किस भाषा का शब्द है, तो हमने इसके लिए कहानी भी बताई थी भाई, आप लोगों को कहानी बताई थी कि कहानियाँ बताई थी हमने, तुर्की भाषा, अरबी, फारसी, है ना, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं के लिए कहानी बताई। तो एक कहानी बताई थी कि तुर्की के बीबी की लाश एक कालीन में लिपटी थी। तो तुर्की के बीबी की लाश एक कालीन में लिपटी थी, तो कालीन शब्द किस भाषा का है, तुर्की भाषा का। तो इसके लिए कहानी बताई थी, इसमें बहुत सारे शब्द भी आए थे, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी जनजाति स्वयं को गढ़वाल और राजस्थान के शासकों का वंशज मानती है। तो कौन सी जनजाति स्वयं को गढ़वाल और राजस्थान के शासकों का वंशज मानते हैं, तो याद रखना ये जो गद्दी जनजाति है ये अपने आप को गढ़वाल और राजस्थान के शासकों का वंशज मानती है। और ये गद्दी जनजाति जो निवास कहाँ करती है, मुख्य रूप से ये निवास तो जम्मू कश्मीर में करती है, जम्मू कश्मीर के अलावा जो है ये हिमाचल प्रदेश और थोड़ी बहुत जो है लद्दाख में भी क्या करती है, ये निवास करती है। तो ये गद्दी जनजाति जो अपने आप को क्या बताती है, गढ़वाल और राजस्थान के शासकों का वंशज बताती है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी मैग्मा जब पानी में जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो भाई यहाँ पे बताते हैं हम, जरा इन सभी चीज़ों का मतलब समझना क्या है। आप लोग देखना, जैसे आपकी ये पृथ्वी है भाई, है ना, ये यहाँ पे पृथ्वी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चट्टान सी बनी है। अब इसके नीचे क्या है कि जो चट्टानें होती है, जो चट्टानें क्या होती है, पिघली हुई होती है, और चट्टानों का एक हिसाब से ये समझ लो कि एक तालाब सा, झील सी बनी है अंदर, पृथ्वी के अंदर, और ये बाहर आने के लिए जो है मतलब क्या है, तैयार है। तो इसी को क्या कहा जाता है, हो गया ये, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मतलब चट्टानें, पिघली चट्टानें होती है और बाहर निकलने के लिए जो तैयार है एक हिसाब से,
या पृथ्वी के अंदर जो एक चट्टानों का पिघला हुआ एक झील सी बनी हुई है, उसको मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा क्या होता है कि यहाँ से विस्फोट करके जब बाहर निकलेगा, है ना, जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है ऐसे करके ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, जम जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके जो है ये पिघल के जम जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे पिघला हुआ मैग्मा है ना, इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे लावा। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे लावा, ये हो गया आपका लावा। और इस लावा के बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, ये जहाँ से बाहर निकलते ना, यहाँ पे कटोरे के आकार की आकृति बन जाती है, इसे कहते हैं क्रेटर। ये होता है क्रेटर, कटोरे के आकार की आकृति बन जाती है। और लास्ट में जब ये पानी में क्या होता है, जम जाता है, इसके कण जब जम जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है कि ज्वालामुखी मैग्मा जब पानी में जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनजातियों या संबंधित राज्यों के साथ सही मिलान कीजिए। देखो ऐसा ही पेपर बनेगा भैया आपका, ज्यादा कल्चर से, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। देखो भारत की जनजातियों से संबंधित राज्यों के साथ मिलान कीजिए। सैम्पेन जनजाति, जो सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार समूह में है भाई, पहले का पहला। उरांव जनजाति जो उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में निवास करती है खास करके। लेप्चा जनजाति की बात करें तो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में लेप्चा जनजाति निवास करती है, और कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से किन भाषाओं को 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां संवैधानिक संशोधन, 92वां संवैधानिक संशोधन ये हुआ था 1967 में, और 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002-2003 में, है ना। और एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में। तो इन तीनों संवैधानिक संशोधन को याद रखना जो इससे संबंधित है। सबसे पहले 1967 में जो 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, इससे पहले जब ये संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था, मतलब 1966 से पहले भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषा थी? केवल 14 भाषाएं थी। केवल कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। और अभी कितनी भाषाएं? अभी 22 भाषाएं। तो कैसे आई वो 22 भाषाएं? 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और इस 21वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो सिंधी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी कि एक भाषा यहाँ पे ये जुड़ गई। तो कितनी हो गई? 15। इसके बाद हुआ 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया भारत के संविधान में। उसमें से आपका एक तो हो गया आपका नेपाली, एक हो गया नेपाली, एक हो गया आपका कोंकणी, एक हो गया कोंकणी, और एक हो गया मणिपुरी, एक हो गया मणिपुरी, है ना। 3 ये जुड़ गई, तो आपके 3 ये जुड़ गई तो कितनी हुई? 14, 15, 16, 17, 18 हो गई। और फिर जो 92वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है आपकी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उसमें 4 भाषाएं कौन सी थी? आपकी मैथिली थी, मैथिली थी, डोगरी थी, बोडो थी और संथाली थी। तो ये 4 भाषाओं को जो है फिर कब जोड़ी गई थी? 2003 के संवैधानिक संशोधन के 1992 संवैधानिक संशोधन 2003, तो 4 ये जोड़ गई। तो ये हो गई टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखना, किसी को भी पूछा जा सकता है इनमें से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इनमें से कौन सा देश विकसित है? तो याद रखना भाई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार टोटल 11 देश जो है विकसित है। ये याद रखना, पूछता है ये संख्या भी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कुल कितने देश जो है विकसित हैं। तो देखो 11 देश विकसित हैं। और कौन कौन से देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित? अमेरिका हो गया 1, जापान हो गया 2, चीन नहीं है भाई, कनाडा हो गया 3, ब्रिटेन हो गया 4, फ्रांस 5, रूस 6, ब्राजील नहीं है, और आपका ऑस्ट्रेलिया 7, इटली 8, स्वीडन 9, स्विट्जरलैंड 10 और जर्मनी 11। ये 11 देश है भाई।
तो मतलब तीसरा और आठवां नहीं है, बाकी सब के सब है। तो तीसरा और आठवां नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला दूसरा तीसरा नहीं है, 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 10 11 12 13, तो ये सारे के सारे, ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीन और ब्राजील इनमें से नहीं है, बाकी सारे के सारे ऐसे देश हैं, इनको सबको याद कर लेना कि कौन कौन से देश है जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित देशों की सूची में रखा है या मानता है। तो कितने देश है, 11, और ये सारे के सारे यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो याद कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यष्टि अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो या फिर छोटी, छोटी अर्थव्यवस्था, माइक्रो या छोटी अर्थव्यवस्था। और एक होती है हमारी समष्टि, समष्टि अर्थव्यवस्था। तो समष्टि होती है मैक्रो, या फिर आप बोल सकते हो बड़ी अर्थव्यवस्था, जो बड़ी अर्थव्यवस्था हो, मतलब जो बड़ी अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण करना होता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति जो है अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यष्टि बोलते हैं। लेकिन जिसको बड़े क्षेत्र में किया जाता है उसको समष्टि कहते हैं। जैसे आप लोग देखना कीमत निर्धारण, तो कीमत निर्धारण जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मांग और पूर्ति का अध्ययन, अगर मांग और पूर्ति का अध्ययन तो वस्तुओं को लेना पड़ेगा सिंगल सिंगल, तो वहां भी क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का उदाहरण। लेकिन राजकोषीय नीति की बात करें तो राजकोषीय नीति जो बड़े क्षेत्र में होगी, मतलब पूरे देश की इसमें क्या हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, पूरे देश की जो पूरी सरकार है उसकी हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। सी जो है समष्टि अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, और बाकी ये दोनों व्यष्टि अर्थव्यवस्था के क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर यहीं पे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, जो चिकित्सा से संबंधित है। तो 27 का आंसर सीधा ये हो जाएगा, चरक संहिता जो चरक ने लिखी थी, ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। एटना ज्वालामुखी है, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये सिसिली द्वीप जो है इटली में पड़ता है भाई, कहाँ पड़ता है, ये इटली में। और ध्यान देना, इटली कहाँ है, यूरोप में। तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यूरोप का कैसा है, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय, सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है भाई, ज्वालामुखी सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास, ऐसे करके सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद क्या आता है, शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आएगा, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, फिर अरुण आएगा और फिर वरुण आएगा। तो अगर देखा जाए तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से, तो सूर्य के सबसे निकट है बुध, क्रमशः बोल रहा है, और पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। तो बुध तथा शुक्र इसका आंसर हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को कहा जाता है सम्राट। मतलब किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। तो याद रखना भाई, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उपभोक्ता को क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है ना वही जो है मांग करता है और उसके अनुसार ही क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित काला छल्ला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। देखो भाई ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित काला छल्ला किस महाद्वीप पर को प्रकाशित करता है। देखो अगर हम यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहां पे अगर देखें एक हिसाब से तो भाई एशिया का हमारा, सबसे पहले हम अपने एशिया की बात करें तो हमारे एशिया का है पीला छल्ला और अफ्रीका का है काला छल्ला। अफ्रीका का कैसा छल्ला है, काला छल्ला। तो इसका आंसर तो अफ्रीका होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्योंकि जो ओलंपिक के छल्ले होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं, ऐसे करके 5 छल्ले होते हैं भाई, क्योंकि वो 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित, क्योंकि 5 महाद्वीप ही इसमें जो है भाग लेते हैं भाई, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को तो एक साथ लिया जाता है, तो वैसे तो 6 है, और बाकी एक महाद्वीप आपका अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में तो इंसान रहते नहीं, तो वो आएंगे नहीं खेलने, तो हर महाद्वीप को यहाँ पे दर्शाया गया है। यूरोप का जो होता है वो नीला होता है, ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, हरा छल्ला होता है,
और जो बच्चा अमेरिका, जो अमेरिका का होता है, अमेरिका का जो छल्ला होता है उसका कलर होता है लाल। अमेरिका के छल्ले का कलर होता है लाल। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 छल्ले हमने बता दिए हैं। यूरोप का कौन से कलर का होता है? नीले कलर का होता है। एशिया, हमारे एशिया का पीले कलर का होता है। और अफ्रीका का जो है काले कलर का छल्ला होता है उसमें। और ऑस्ट्रेलिया का हरे कलर का। और अमेरिका का जो है लाल कलर का है। तो ये मतलब जो अमेरिका, जो आपका लोगो है एक हिसाब से, जो ओलंपिक का लोगो है, उस ओलंपिक के लोगो में जो है 5 छल्ले होते हैं जो अलग अलग कलर दर्शाते हैं अलग अलग महाद्वीपों के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो अफ्रीका, काला छल्ला अफ्रीका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में बरेली से विद्रोह किसने किया था? देखो भाई 1857 की क्रांति के दौरान जो बरेली से जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? सबसे पहले सबको जान लो, जो नाना साहब है, नाना साहब ने कहाँ से विद्रोह किया था? तो आपको पता होगा नाना साहब ने जो विद्रोह किया था वो कहाँ से किया था? कानपुर से। सबका पूछ सकता है, इनमें से किसी का भी पूछ सकता है। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था फैजाबाद से, फैजाबाद से किया था। कुंवर सिंह ने किया था आपका आरा बोल सकते हो आप लोग, या फिर जगदीशपुर होता, कई जगह लिखा है जगदीशपुर, या फिर कई जगह जो आपका क्या होगा लिखा हुआ बिहार भी लिख सकता है। ठीक है ना। और खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? बरेली से किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सबको याद रख लेना इनमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्म सुधारक की मृत्यु किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो भाई याद रखना कि जो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में जो मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी? राजा राममोहन राय की हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कब हुई थी राजा राममोहन राय की मृत्यु, ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी, यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। और राजा राममोहन राय को भारतीय सुधारक का जनक भी माना जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो भाई जरा, कौन सा कथन सही है? उत्तमाशा अंतरीप की खोज 1588 ईस्वी में हुई थी। 1588 ईस्वी में नहीं हुई थी, इसकी खोज जो है 1488 उसमें। पहले तो ये देखो उत्तमाशा अंतरीप क्या है, जिसका हम क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। वही आपका उत्तमाशा अंतरीप है, हिंदी में उसको उत्तमाशा अंतरीप बोलते हैं। तो 1588 में नहीं, 1488 में इसकी खोज की थी बार्टोलोमू डायस ने। ये बिल्कुल सही है बाकी, लेकिन यहाँ पे 1588 हो गया 1488 की जगह, ये आपका गलत हो गया। उत्तमाशा अंतरीप दक्षिण यूरोप में स्थित है, बल्कि दक्षिण यूरोप में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है आपका? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में 2 नए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनकी लंबाई के लिए कौन सा सही है? गोविंद घाट हेमकुंड साहिब की लंबाई जो है 12.9 किलोमीटर। ये 12.9 किलोमीटर नहीं है, बल्कि कितनी होनी चाहिए? 12.4 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। सोनप्रयाग से केदारनाथ की जो लंबाई है ये आपकी 12.4 नहीं होगी, ये बल्कि 12.9 किलोमीटर होगी। तो ये आपके जो दोनों के दोनों ही गलत देख रहे हो। तो ए और बी दोनों सही नहीं है, बल्कि ये क्या है? दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। दोनों गलत है ना। तो आप लोग उसको देख लेना कि कितनी कितनी हमने बताई है, तो पूछेगा, किसी भी पेपर में पूछ लेगा। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो देखो गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। तो ये सारे के सारे जो है सर्च इंजन ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 में 4 से 19 मार्च तक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ड्रैगन की मेजबानी अमेरिका द्वारा की गई। ये पूछता है भाई कि ड्रैगन की मेजबानी कौन सा देश करता? अमेरिका ने की थी। इनमें से कौन सा देश शामिल है? कौन सा देश है शामिल? तो इस ड्रैगन की जो वो होती, मतलब एक नौसेना टाइप का सैन्य अभ्यास टाइप का है। तो ये ड्रैगन जो है अमेरिका को ही बोलते हैं, अमेरिका इसकी मेजबानी करता है हमेशा। तो इसमें जो भारत भी भाग लेता है, अमेरिका तो होगा ही, ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेता है, जापान और उत्तरी कोरिया भी भाग लेता है। यही 5 देश भाग लेते हैं इसमें। तो उपरोक्त सभी क्या है? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन देखो, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों ने सुना होगा मैकाले। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा
पद्धति के आधार पर भारत में जो है 1857 में सबसे पहले क्या किया था, सिविल सेवा, यानी कि जो आईएएस होता हमारा सिविल सेवा परीक्षा की क्या की थी, शुरुआत की थी। किसने की थी, शुरुआत करवाई थी, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाई थी, और मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर 1857 में कराई थी, है ना। और बाद में क्या कहता है 1863-64 में पहले भारतीय जो सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, भाई थे, है ना। तो वो पहले व्यक्ति बने थे सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले, भारतीय मतलब। 2021-25 तक गिलोय पर अत्यधिक रिसर्च हुआ है। गिलोय को अन्य किन नामों से जाना जाता है, जो गिलोय है आप लोगों ने देखा होगा, गिलोय जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मानी गई इस समय। जैसा आपके डायबिटीज है, किसी को शुगर है, किसी को जो है कोरोना हो जाए, जैसे फीवर आ जाए किसी को, है ना, तो इसके लिए जो गिलोय सबसे ज़्यादा होती है। और ये देहरादून में भी बहुत मिलती है, देहरादून के जंगलों में और पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसको गिलोय को जो है अमृत बल भी कहा जाता है और गिलोय को गुड़ूची भी कहा जाता है। तो दोनों के दोनों ही जो है ये सही है, ए और सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल के तट को क्या कहा जाता है। तो देखो भाई जरा यहाँ पे देखना, जो केरल का तट है, केरल के तट को कहा जाता है मालाबार, है ना। आप लोग ये देखना, ये जो हमारे पृथ्वी का जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है इस तरीके से बना हुआ है ना, इसमें क्या है कि ये वाला जो केरल का ये वाला जो तट है, इसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है ना। और अगर आप ये वाला तट देखोगे जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वाला जो एरिया है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोरोमंडल कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। तो कोरोमंडल पूर्व में हो गया और मालाबार तट जो है यहाँ पे पश्चिम में हो गया। इसके अलावा कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट जो है यहाँ से यहाँ पर एक कोंकण रेलवे भी है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। तो जो ये कोंकण तट है ये आपका जो है महाराष्ट्र से लेकर और मैंगलोर तक जाता है ये कोंकण तट। तो ये कोंकण रेलवे भी है, तो यहाँ पे बात करें अगर गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा यहाँ पे जो है आपका हैदराबाद में पड़ता है। गोलकुंडा की खान भी सुनी होगी जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था। कोहिनूर हीरा जो है सबसे पहले गोलकुंडा की खान से ही निकला था, है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है दिल्ली आया था और उसके बाद की कहानी शायद आपको पता ही होगी, नहीं होगी पता तो कभी बता देंगे ना, इतना टाइम अभी है नहीं। तो यहाँ पे देखो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो भाई, चार मीनार हैदराबाद में है, सही है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, सही है। हवा महल, जो ये हवा महल है, अकबर का मकबरा भी सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद आगरा में पड़ता है। लेकिन जो हवा महल है ये उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, राजस्थान के जयपुर में है। ये हवा महल जो है जयपुर में है, उदयपुर में नहीं है। तो पहले वाला सुमेलित नहीं था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, है ना। भारतीय पुरातत्व विज्ञान, यहाँ पे विभाग होगा भाई, है ना, यहाँ पे क्या होगा, विभाग होगा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, इन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। और ये इसके जो है पहले महानिदेशक भी बने थे, महानिदेशक, पहले महानिदेशक भी यही बने थे। पूछ लेता भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब, 1861 में। तो इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन को लोकतंत्र का गला दबाने वाला संशोधन कहा जाता है। तो आपका जो 42वां संवैधानिक संशोधन है भाई, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, जैसा हम बोल सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, लोकसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, या लोकसभा की जो वो है मतलब चुनाव, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। तो ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हुई थी, तो हमने क्लास में बताया, इसकी वीडियो भी डाली हुई है, तो आप देख लेना डिटेल में कि कितने सारे संशोधन हुए, इसलिए मिनी संविधान भी कहा जाता है। लेकिन जो संशोधन हुए उनमें से ज़्यादातर संशोधन ऐसे थे कि जो हमारे मतलब क्या कहते हैं, संविधान के विरुद्ध थे या नियमों के खिलाफ थे, इसलिए लोकतंत्र का गला दबाने वाला संशोधन कहा जाता है। और इसी संशोधन में बाद में क्या हुआ, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के टाइम में, तो बाद में इसको क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, काफ़ी चीज़ें सुधारी गई, जैसे
एज वापस लाई गई है ना। बाकी बहुत सारी चीजें, राष्ट्रपति से कुछ शक्तियां छीनी गई। चलो आगे देखते हैं जरा। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखो भाई, जो कैलाश सत्यार्थी है इन्हें शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? इसको जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बचपन बचाओ जो है इनसे संबंधित है ना, मतलब जैसे बच्चों के अधिकारों के लिए जो है इन्होंने उनके हितों के लिए लड़ा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में प्रश्न भी इसके ऊपर कई बार बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो क्या है, ये आत्मकथा है भाई, आप ये बोल सकते हो इनकी आत्मकथा है। और ये जो है 1999 में प्रकाशित हुई थी भाई, है ना। विंग्स ऑफ फायर और एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 से हुई थी। हो सकता है ये भी पूछ ले कई पेपर में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस की 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी या सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 2001 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? तो इसने की थी 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? तो पुर्तगालियों ने जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो 1556 में की थी। और कहाँ की गई थी? गोवा में। गोवा में 1556 में गोवा में की गई थी। कौन सा कथन सत्य है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बिल्कुल सही है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो भाई, जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के 4 राज्यों से नहीं बल्कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ऐसे कि ऊपर से नीचे की तरफ को, उत्तर से दक्षिण की तरफ को। इसमें आपका सबसे पहले आपका कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? यूपी। राज्यों के नाम पूछ सकता है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी से गुजरेगी। यूपी के बाद आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपके पास ओडिशा, है ना। क्या हो जाएगा? ओडिशा। और ओडिशा के साथ हो जाएगा आपके पास आंध्र प्रदेश, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 5 राज्य। यहाँ पे 4 दिया हो तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, पहले वाला सही है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं, तो ये भी सही है। जो ग्रीनविच समय है दुनिया का मानक समय माना जाता है, दुनिया का समय है, तो उससे 5.5 घंटे आगे भारत का मानक समय चलता है। तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है इसमें? गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। भाई एक चीज और ध्यान रखना कि जो नगर पालिका का जो क्या होता है? महापौर होता है। महापौर होता है, या फिर आप नगर पालिका का अध्यक्ष भी बोल सकते हो। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष और नगर पालिका नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, इनके लिए जो उम्र चाहिए होती है वो 30 वर्ष चाहिए होती है। बाकी सारे के सारे जो पंचायत है, वो चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे कोई सा भी हो, उनके लिए सबके लिए जो एज चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? 21 वर्ष चाहिए होती है। लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं नगर पंचायत के, अध्यक्ष और सभापति होते हैं, उनके लिए 30 वर्ष चाहिए होती है, बाकी सदस्यों के लिए 21 वर्ष चाहिए होती है। तो इसका आंसर आपका बी है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्य होते हैं भाई, जैसे हमारे पास क्या होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा के ही तरह क्या होती है? विधान परिषद भी होती है। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के तरह जो है 6 वर्ष का होता है। बाकी प्रत्येक 2 वर्ष में इनका चुनाव होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्य जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। ये भी स्थायी सदन बोलते हैं इसको, राज्यसभा को भी स्थायी सदन बोलते हैं, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद कुछ राज्यों में भारत के, और इसमें जो है इसको मतलब खत्म किया जा सकता है, बाकी इसको तो कभी नहीं खत्म किया जा सकता। इसको मतलब लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित करे, विधानसभा पहले 2/3 बहुमत से पारित करे और फिर जो आपका संसद में साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो खत्म किया जा सकता है। चलो, बाकी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये देखिए जरा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए बी क्रमशः भाई बहन है, मतलब ए बी क्रमशः भाई बहन है, तो ए तो है भाई और बी है बहन, क्रमशः भाई बहन है। सी पिता है ए का, तो जो सी है वो किसका पिता है, ए का, सी पिता है ए का। डी बहन है सी की, जो डी है वो सी की क्या है, बहन है, और सी की बहन है, डी बहन है सी की, और ई माँ है, मतलब जो क्या है आपका यहाँ पे कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। जो ई है वो माँ किसकी है, डी की, ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है, ई की। तो जो बी है वो ई की क्या लगती है, इस ई के ये बी क्या लगेगी, तो ये भाई इसकी तो है ये बेटी है ना, और ये है इसका बेटा, तो इसका बेटा है, तो बेटे की बेटी क्या हो जाएगी, पौत्री हो जाएगी, तो पौत्री हो जाएगी है ना, तो पौत्री इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है यदि VERTCICAL शब्द के सभी अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार पुनः लिखा जाए, है ना, वर्ण क्रमानुसार पुनः लिखा जाए, तो यहाँ पे कह रहा पुनः लिखा जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। देखो क्या कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, जैसे ये लिखा हमारे पास VERTICAL, तो यहाँ पे देखो वर्ण क्रमानुसार लिखेंगे, बिल्कुल एक अक्षर के नीचे सीधे लगाते हुए, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें से ए आएगा, तो सबसे पहले हमने ए लिख दिया, तो ये आ गया ए यहाँ पे, फिर ए के बाद ए हो गया हमारा, ए के बाद बी नहीं है, सी है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, सी है ना, ये हो गया आपका यहाँ पे सी, फिर सी हो गया, सी डी ई, फिर आपका ई, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ई एफ, एफ नहीं है, जी नहीं है, जी एच आई, फिर आई है, तो आई आपका यहाँ पे आ जाएगा आई, फिर जे के एल, फिर है आपका एल, ये एल आ गया आपका यहाँ पे एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर, फिर सीधे आर हो जाएगा, तो आर आ जाएगा आपका यहाँ पे आर, फिर एस टी यू वी, आर एस टी, फिर टी बचा तो टी आ जाएगा यहाँ पे और वी आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको मैच करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है वी है, तो यहाँ पे अगर वी आ जाता तो एक हो जाता, जैसे यहाँ पे ई है तो यहाँ पे सी, अगर यहाँ पे भी ई हो जाता तो दो हो जाता, लेकिन कोई भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, जब कोई भी मैच नहीं हो रहा तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर जितने मैच होंगे उतना आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय को किसने युग दूत कहा था, तो राजा राममोहन राय को जो युग दूत कहा था भाई वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है JLNPRT और फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना, देखो JKL, जे एक छूट रहा है फिर एल आ रहा है, JKL MNOPQRSTUV, इसका मतलब V आ जाएगा यहाँ पे, तो V इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 1 6 13 22 33, इसमें देखो इसमें क्या होगा, देखो एक में जो है क्या जोड़ा गया 5, तो 5 और 1 6, 6 में यहाँ पे क्या जोड़ा गया 7, 7 और 6 13, 13 में यहाँ पे क्या जोड़ा गया 9, 13 और 9 22, 22 में यहाँ पे क्या जोड़ा गया 11, 11 और 22 33, है ना, ये 33 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 7 9 11, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 13, दो दो बढ़ा रहा है, तो इसमें 13 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 6 और ये 46 हो जाएगा इसका आंसर। तो सी में 46 है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो जरा क्या बोल रहा है इसमें, ये देखिए जरा, ये जरा क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है, EIGK है ना, और फिर इससे ये वाला बन रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करके इसके नीचे लिख देना EACY। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो पहले से पहला बनता, तो पहले से पहला अगर E बन गया तो दूसरे से दूसरा I और A बहुत ज़्यादा दूर हो गए, फिर G और C भी बहुत ज़्यादा दूर हो गए, तो इससे ऐसे नहीं बन रहा। तो या तो ये सीधे सीधे में बनता है या क्रॉस में बनता है, तो जरा क्रॉस में बना के देखते हैं। Y से जरा गिनते हैं, माइनस में आ जाएगा, Y Z A B C D E, तो -6 करके ये E मिल रहा है। फिर इसको इधर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे E से -6 देखो, E F G H I J K, तो ये K मिल रहा है। फिर इसको यहाँ पे ले लो और इसको यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ पे भी -6 करके बन जाएगा। C से -6 देखें, C D E F G H I आ रहा है बिल्कुल, A B C D E F G, तो ये सारे 6 करके माइनस करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा R V T X, तो इसका क्या हो जाएगा,
तो इसका देखो जरा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लगा के देखें, चलो हम ऐसे करके y लगा के देखते हैं, और y तो नहीं आएगा, यहाँ पे l देखते हैं जरा लगा के, है ना, यहाँ पे l देखते हैं लगा के, l से जरा गिनो 6 आते हैं कि नहीं आते। अच्छा ये कि l m n o p q r, तो l से जो है आ रहा है, तो l से जो है 6 आ रहा है माइनस करके r। यहाँ पे देखो जरा किससे आ रहा है, ये x किससे आ रहा है, 6 आने चाहिए गिन के, है ना। तो अगर हम p से देखें, p q r s t u v w x, तो p से तो नहीं आ रहा है। और अगर आप जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, r s t u v w x, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका r, ये बिल्कुल सही आ रहा -6 करके। फिर जो यहाँ पे आएगा उसका -6 करके आपका ये v जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका देखो अगर हम p लेके चलते हैं तो p q r s t u v, तो यहाँ पे p आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो हम क्या लेके चले, r p l, r p l, यहाँ पर अगर हम m लेके चलते हैं तो चलो m से देखते हैं, m n o p q r s, नहीं आ रहा, m से नहीं आ रहा, तो n से देखते हैं जरा, n से आ रहा है या नहीं आ रहा। n से देखें, n o p q r s t, ये बिल्कुल n से आ रहा, तो r n p l, r n p l, तो b इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा वो, देखो क्या कह रहा है, नगीना लंबी है पुष्पा से, जो नगीना है, नगीना पुष्पा से लंबी है, नगीना किससे लंबी है, पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी मनीषा है। तो इसका मतलब मनीषा क्या हो जाएगी, इनसे भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि नगीना पुष्पा से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी मनीषा है, तो मनीषा लंबी हो जाएगी। आगे कह रहा है रमा लंबी है नमिता से, जो रमा है वो लंबी है किससे, नमिता से, रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी लंबी पुष्पा है, तो ये पुष्पा से छोटी है, तो पुष्पा यही पहले यहाँ पे आ गया। तो कह रहा कि सबसे लंबी कौन होगी, तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी, मनीषा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एस टी की माँ है। हमने कहा एस जो है किसकी, टी की माँ है, तो एस हो गई टी की माँ, और के पुत्र है, जो एस है वो टी की माँ है और के पुत्र है। के मतलब जो एस है वो तो है टी, एस टी की माँ है और के पुत्र है, जो एस है वो टी की माँ है और के टी का क्या है, टे की, जो के है वो क्या है, पुत्र है। देखो एस टी की माँ है और के पुत्र है, तो के क्या हो गया, पुत्र हो गया। यदि आर के पिता हैं, यदि आर के पिता, ये आर अगर के पिता हुए तो इसका मतलब ये आर की क्या है, माँ है, आर के पिता है तो इसकी माँ है, तो ये पति पत्नी हो गए दोनों। तो एस के का क्या लगता है, तो जो एस है वो के का क्या लगता है, तो एस जो है के का क्या लगेगा, तो इसके माँ के पिता, माँ की माँ है तो नानी हो जाएगी इसकी, है ना, तो क्या हो जाएगी, नानी। माँ की माँ क्या होती है, नानी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 2 गुणा 3 बराबर -1, 3 गुणा 4 बराबर 11, 4 गुणा 5 बराबर 39, तो 5 गुणा 6 बराबर क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है कि 2 का क्यूब और -3 का स्क्वायर, तो अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, तो 8 में से 9 गया तो -1 आ गया, तो आ गया ये 1। फिर यहाँ पे देखो 3 गुणा 4 बराबर 11, तो 3 का तो हो जाएगा क्यूब और 4 का हो जाएगा स्क्वायर, पहले वाले का क्यूब और दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और -4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16, 27 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 11, तो देखो आपका ये 11 मिल गया। फिर देखो 4, वहाँ पे देखो 4 गुणा 5, तो 4 का क्यूब और -5 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 -5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है 5 पंजे 25, तो 64 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39, तो देखो ये 39 आपको मिल गया। तो हमें किसका निकालना है, 5 गुणा 6 का, तो 5 का तो हो जाएगा क्यूब और 6 का हो जाएगा स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 छके 36। तो अब देखो 5 यहाँ से हाथ से लेंगे तो यहाँ 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 3 गया 8, तो 89 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 89 बी आंसर हो गया इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य की निम्न चोटियों में से कौन एक उनकी ऊंचाई के आधार पर सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए
गंगोत्री 6672 मतलब 6672 मीटर में है ना मीटर, यमुनोत्री 6300 मीटर, बद्रीनाथ 7140 मीटर, केदारनाथ 6968 मीटर। तो यहीं पर इस पे प्रश्न पूछा हुआ कि निम्न में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, तो यमुनोत्री सही सुमेलित नहीं होगी, यमुनोत्री, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये 6400 मीटर है, 6400 मीटर आ जाती है। इसी में राज्य की अगर हम बात करें, राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी आ जाती है, नंदा देवी पश्चिमी है ना, नंदा देवी पश्चिमी आ जाती है। इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है कितनी, तो 7817 मीटर। इसके बाद पश्चिमी है ना, इसके बाद कामेट की बात करते हैं, कामेट की अगर हाइट पूछता है, कामेट की हाइट कितनी है, तो ये आ जाता है 7756 मीटर आ जाता है। इसके बाद नंदा देवी पूर्वी आ जाती है, नंदा देवी पूर्वी आ जाती है, ये आपका 7434 मीटर के आसपास आ जाती है, ये सारी मीटर में ना। अगर हम यहीं पर बात करें तो यहीं पर हमारे पास अभिगामन आ जाती है, अभी गामीन है ना 7355 के आसपास, माणा 7272, मुकुट 7242 आ जाता है, हरदेवल पिथौरागढ़ में हरदेवल, इसकी बात करें तो ये हमारा ये 7151 आ जाता है। इसके बाद बहुत सारी चोटियां हमारी, बद्रीनाथ हमने देखा, बद्रीनाथ यहाँ पर 7140 आ जाता है, चौखंबा यहाँ पर 7138 आ जाता है, त्रिशूल 7120 आ जाता है, बहुत सारी पर्वत चोटियां हमारी। तो ऑप्शन के हिसाब से यमुनोत्री 6300 गलत हो जाएगा, इसका 6400 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, ये ना कमिश्नर, इसके बाद यहाँ पर डैश होगा, ई गार्डनर। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एडवर्ड गार्डनर है ना। ट्रेल पास की खोज में ट्रेल का सहभागी, तो ये यहाँ पर डैश होगा मलक सिंह बूढ़ा, मलक सिंह बूढ़ा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मलक सिंह बूढ़ा सहभागी कहलाएगा किसका, ट्रेल पास की। ट्रेल पास की खोज 1830 में जब होती है, तो इसके साथ ट्रेल पास की खोज के समय कौन था, तो इसके साथ इनके समय अभी मलक सिंह बूढ़ा थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, बिल्कुल ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक की अगर हम बात करें तो बुद्धि बल्लभ पंत आ जाता है। दूसरे संपादक की अगर हम बात करें तो इम्तियाज अली आ जाता है, तीसरे संपादक जीवानंद जोशी आ जाएंगे, चौथे सदानंद सनवाल आ जाएंगे, इसके बाद विष्णुदत्त जोशी आ जाएंगे, इसके बाद हमारे कौन आ जाएंगे, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे 1913 में इसके संपादक होते हैं। 1918 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है, तो 1913 से 1918 तक बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ था गलत विकल्प का चयन करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी सही है ना, सभी सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं गलत विकल्प, हाँ इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, श्रीनगर को वर्तमान स्वरूप देने के लिए किसने मास्टर प्लान तैयार किया था। पहले श्रीनगर, याद रखना श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है, तो इसे पहले पुराणों में इसे श्री क्षेत्र कहा जाता है, श्री क्षेत्र पुराणों में इसको कहा जाता था। ठीक है, महाभारत काल में अगर हम देखें तो महाभारत काल में अगर हम देखें तो ये जो श्रीनगर क्षेत्र था, कुनिंद राजा सुबाहु की राजधानी होती थी, सुबाहु की राजधानी होती थी, इसलिए इस क्षेत्र को सुबाहुपुर कहा जाता था, सुबाहुपुर कहा जाता था। तो प्रश्न बनता है सुबाहुपुर किस क्षेत्र को कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। बाद में कनिंगम साहब, कनिंगम इस क्षेत्र या श्रीनगर को बसाने का श्रेय कहते हैं कि कनिंगम के अनुसार इस क्षेत्र श्रीनगर को 1358 में बसाया गया, 1358 में बसाया जाता है कनिंगम के अनुसार। तो यहाँ पर श्रीनगर को वर्तमान स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये ई.के. पो के द्वारा तैयार किया जाता है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोला बाजार स्थित है, गोला बाजार श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो इसे गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है, गढ़वाल की दिल्ली। जैसे दिल्ली को बहुत बार बसाया जाता है, बहुत बार उजाड़ा जाता है, वैसे श्रीनगर को बहुत बार उजाड़ा जाता है। आपने देखा चंदों के बार बार आक्रमण यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, श्रीनगर को किसने पंवार वंश की राजधानी बनाई, तो अजयपाल के द्वारा श्रीनगर को राजधानी बनाई दी जाती है। कब,
1517 ईस्वी के आसपास, 1517 ईस्वी के आसपास अजयपाल के द्वारा श्रीनगर को राजधानी बना दी जाती है। कहां से लेकर? देवलगढ़ से लेकर। आपको पता है पंवारों की जो राजधानी होती थी प्रारंभ में चांदपुर गढ़ी होती थी। चांदपुर गढ़ी से 1512 ईस्वी के आसपास देवलगढ़ लेके आते हैं अजयपाल, और देवलगढ़ से 1517 ईस्वी के आसपास कहां लेके आते हैं? तो श्रीनगर लेके आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई के पो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, छेई पूजा किस जनजाति में एक विवाह की रस्म है? छेई पूजा, छेई पूजा की अगर हम बात करें तो ये बोक्सा जनजाति में एक विवाह की रस्म आ जाती है छेई पूजा। इसके तहत क्या होता है? लड़की विवाह के अवसर पर लड़की का जो जीजा होगा वो जंगल से, लड़की विवाह के अवसर पर लड़की का जीजा जंगल से सेमल वृक्ष की एक शाखा लेके आते हैं और लड़की के घर के आंगन में, आंगन के बीचों बीच रख देते हैं और इसी शाखा के बाहर ही क्या मंडप तैयार किया जाएगा। इसी शाखा के बाहर चारों तरफ मंडप तैयार किया जाता है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? फेरे घूमते हैं। तो ये छेई पूजा किससे संबंधित है? बोक्साओं से संबंधित है। विवाह की एक प्रथा होती है। जो छेई लाता है अर्थात लड़की का जीजा, उसे छेइया कहा जाता है, छेइया कहा जाता है ना। थारू की अगर हम बात करें, ओत पर्व यहीं पर है, ओत पर्व, ओत पर्व नई फसल के रूप में है ना। और यहीं पर अगर हम बात करें चराई उत्सव भी इन्हीं में मनाया जाता है, थारुओं में ना। भोटिया में बात करें कुंडाखार प्रथा आ जाता है, गमग्या पद्धति से व्यापार किया जाता है भोटिया में ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सही मिलान करना है गढ़वाल में मुगल आक्रमण और नेतृत्व। आपको पता है गढ़वाल में मुगलों के 3 आक्रमण होते, 3 आक्रमण होते। उन तीनों आक्रमण, यह 3 आक्रमण किस किस के समय हुए या उनका नेतृत्व मुगलों के किस सेनापति ने इसका नेतृत्व किया, उस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न ऑप्शन ए, ठीक है, मिलान करना है। प्रथम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? मिर्जा शुजा है ना, मिर्जा शुजा। मिर्जा शुजा, इसी को नवाजत खां कहा जाता है, नवाजत खां। तो प्रथम आक्रमण इनके समय, इनके नेतृत्व में होता है। द्वितीय आक्रमण की अगर हम बात करें खलीकुल्ला खां के नेतृत्व में होता है। तृतीय आक्रमण की अगर हम बात करें तो कासिम खां के नेतृत्व में होता है। पहला जो मिर्जा शुजा के नेतृत्व में होता है वो 15, ये आपका 1635 में होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो 1654-55 में होता है, 54-55 में। तीसरा अगर हम बात करें तो 1656 में होता है। ये 3 आक्रमण मुगलों के गढ़वाल में होता है। मिर्जा शुजा जब आक्रमण करते तो इस समय गढ़वाल का जो राजा था पृथ्वीपति शाह था, लेकिन पृथ्वीपति शाह अभी छोटा है, इसलिए उनकी संरक्षिका के रूप में महारानी कर्णावती है ना, महारानी कर्णावती कार्य कर रही है। महारानी कर्णावती कार्य कर रही है तो महारानी कर्णावती इनकी सेना को यहाँ पर अपनी सूझबूझ से मिर्जा शुजा के सेना को पराजित कर देती है, पकड़ देती है। तो कहा जाता है कि महारानी कर्णावती ने इनके नाक कान काट दिए थे, तो इसलिए इन्हें जाना जाता है नाक काटी रानी के नाम से, नाक काटी रानी के नाम से। आपसे हम प्रश्न पूछते हैं कि किसने महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी की उपाधि दी थी? आपसे प्रश्न है, नाक काटी रानी की उपाधि किसने, सबसे पहले किसने कहा था महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी? ये आपको आंसर देना। नाक कटी नहीं, नाक कटी का मतलब होता है अपनी नाक कटना है ना। नाक काटी, किसी औरों की नाक कटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्होंने नाक ही काटी होगी, हो सक वो मुगल सेनापति थे, मुगलों की सेना जिनका पूरे भारतवर्ष पर उस समय अधिकार होता था। तो मुगलों का उस समय पूरे भारतवर्ष पर अधिकार होता था, तो जरूरी नहीं है कि इन्होंने पकड़ कर नाक काटी होगी। वो उनके लिए बेइज्जती, बोलते हैं ना, नाक कट गए, बेइज्जती हो गई, तो बेइज्जती के रूप में इन्होंने कहा होगा नाक काटी रानी है ना। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें द्वितीय जो मुगल आक्रमण होता खलीकुल्ला खां के नेतृत्व में 1654-55 में, इसने बाज बहादुर चंद शासक होते थे, बाज बहादुर चंद, इन्होंने मुगलों की सहायता की थी। मुगलों की सहायता इस युद्ध में की थी। इस युद्ध को जीत जाते मुगल, यहाँ पर देहरादून के आसपास इस युद्ध को जीत जाते मुगल, और इस क्षेत्र को चतुर्भुज चौहान को छोड़कर जाता है। खलीकुल्ला खां चतुर्भुज चौहान को सौंप के जाते हैं इस क्षेत्र को, है ना। ठीक है, इस समय तृतीय मुगल आक्रमण कासिम खां के नेतृत्व में होता है। पहला इस समय पृथ्वीपति शाह इस समय शासक होंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सही मिलान करना था, तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के किस हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक जनपद आते हैं? आपको पता है, अगर हम हिमालयों की बात करें तो ट्रांस हिमालय, मुख्यतः ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है ना, बाह्य हिमालय आप इसे बोल सकते हैं, या शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड इन हिमालयों में बसा हुआ दून या द्वार तराई क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस अगर जनपदों की बात करें हम कि किस हिमालय में राज्य के सर्वाधिक जनपद देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालय की बात करें 3 जनपद हैं, ऊपर के तीनों जनपद पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। कुछ भाग इनका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। महान हिमालय की बात करें तो तीनों जनपद पिथौरागढ़ आ जाएगा, तीनों जनपद हुआ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, इसी के साथ बागेश्वर, पौड़ी नहीं, टिहरी, रुद्रप्रयाग। ये 7 1 2 3 6 जनपद होने चाहिए, 6, ये 6 जनपद हमारे महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय चंपावत, चलो हरिद्वार, चंपावत, यूएसएन, नैनीताल, इन 4 जनपदों को छोड़कर बाकी के 9 जनपद हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा देखना यहाँ पर मध्य हिमालय के अंतर्गत कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ पिथौरागढ़ मध्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, कुछ किताबों में से हमें जानकारी मिलती है कि नैनीताल इससे हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। अगर हम देखें तो मध्य हिमालय के अंतर्गत पिथौरागढ़ का बहुत सारा भाग आता है और बहुत सारा भाग, थोड़ा बहुत भाग हमारा नैनीताल का भी आता है। मतलब ये दोनों मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगर पूरे रूप से देखें तो हरिद्वार मध्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, चंपावत नहीं आता, उधम सिंह नगर, 3 जनपद हमारे ऐसे जो मध्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न को अपने बुद्धि और विवेक से कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि नैनीताल नहीं आता, तो नैनीताल की चाइना पिक 2611 मीटर ऊंचाई है, 2611 मीटर, तो देख लो 2611 मध्य हिमालय की चोटी है। तो इसलिए ये 3 मुख्यतः ये 3 ही है जो हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आते। तो देख लीजिएगा इस प्रश्न को। शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे 6 जनपद आते हैं। यहां पर हरिद्वार आएगा, देहरादून आएगा, टिहरी आएगा, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा। ये हमारे इतने 7 जनपद हमारे किसके शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर राज्य के किस हिमालय के अंतर्गत राज्य के सर्वाधिक जनपद आते हैं, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं ना, ठीक है। तो विशेष याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नानीसर आंदोलन का संबंध किससे है? नानीसर आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध भूमि से आता है, भूमि से। ये जो आंदोलन है, नानीसर आंदोलन की बात करते हैं कि ये आंदोलन कब शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आपका 2016 में नानीसर आंदोलन देखने को मिलता है। 2016 में नानीसर आंदोलन अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, अल्मोड़ा में है ना, अल्मोड़ा में 2016 में नानीसर आंदोलन। सरकार के द्वारा जिंदल समूह को यहाँ की बहुत सारी भूमि बेच दी गई थी, जिसके विरोध में ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। इसी आंदोलन को बोला जाता है नानीसर आंदोलन। वनों के संबंध में अगर हम बात करें तो वनों के संबंध में बहुत सारे कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में अमर सिंह के नेतृत्व में देखने को मिलता है। खास पट्टी वन आंदोलन 1907-8 में देखने को 6-7 में देखने को मिलेगा। यहीं पर असहयोग वन आंदोलन 1919 से 22 के बीच में देखने को मिलेगा। डांगी चौरा वन आंदोलन 1946 के मध्य देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें बडियारगढ़ वन आंदोलन 24 दिसंबर 1978 के आसपास देखने को मिलेगा। चिपको आंदोलन, ये सभी आपको पता है। डूंगी पैंतोली आंदोलन बांध वृक्ष के कटानों के विरोध में 1980 में देखने को मिलेगा, मथुरा देवी के नेतृत्व में। तो बहुत सारे वन आंदोलन हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन क्या ही बात करें, बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन, राजधानी चयन हेतु भी बहुत सारे आंदोलन हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि से, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास आ जाएगा कि सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर कथन और कारण क्वेश्चन दिया गया। कथन ए में है दीपा नौटियाल को टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, दीपा नौटियाल को टिंचरी माई के नाम से, इच्छागिरी देवी के नाम से इसे जाना जाता है, ठगुली देवी के नाम से इन्हें ही जाना जाता है, ठीक है। कारण है कि इन्हें टिंचरी माई के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसका कारण है कि टिंचरी शब्द का अर्थ वनों से, ना,
टिंचरी शब्द का अर्थ अगर हम कहेंगे तो टिंचरी शब्द का अर्थ शराब से आ जाएगा। शराब की एक ब्रांड होती थी उस समय, शराब की एक ब्रांड होती थी टिंचरी। 1955 की बात है जब ये आंदोलन चलता है, जब इनके द्वारा शराब के विरोध में आंदोलन किया जाता है टिंचरी माई के द्वारा। पौड़ी में कोटद्वार के आसपास शराब की दुकान पर आग लगा देती है तो इसलिए इन्हें टिंचरी माई कहा जाता है। टिंचरी माई है ना, वह कहते हैं कि टिंचरी शराब का दूसरा नाम टिंचरी माई, ऐसा इनके लिए कहा जाता है। बहुत बड़ी स्टोरी आ जाती है इनके ना। तो यहाँ पर कथन ए सही हो जाएगा, कारण आर गलत हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण ना गलत हो जाएगा, कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, कारण आर गलत है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 69, महाकवि कालिदास ने हिमालय के किस वृक्ष को देवताओं का वृक्ष कहा है? तो महाकवि कालिदास ने देवदार को देवताओं का वृक्ष कहा है, देवताओं का वृक्ष देवदार को कहा है। यहीं पर बांझ की अगर हम बात करें तो इसे शिव की जटा के नाम से जाना जाता है। शिव की जटा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो यह इसकी असंख्य जड़ें होती है जो अपने जड़ों में बहुत सारे पानी को रोके रखता है, इसलिए शिव की जटा इसे कहा जाता है ना। बांझ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कोरकस लोकोटोकोफेरा आ जाता है। ठीक है, बुरांस वृक्ष की अगर हम बात करें तो 1974 वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी पे चीड़ है। चीड़ वृक्ष की अगर हम बात करें तो 1890 में चीड़ वृक्ष से लीसा टिपान का कार्य शुरू होता है। ठीक है, तो चीड़ वृक्ष से ही पिरुल लाया जाता है। कोई बताए हमें पिरुल नीति, उत्तराखंड की पिरुल नीति कब की है? उत्तराखंड की पिरुल नीति कब की है? और पिरुल लाओ पैसा कमाओ योजना राज्य सरकार के द्वारा कब लॉन्च की गई है ना? पिरुल लाओ पैसा कमाओ। ये इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप ढूंढे प्रश्न, है ना, आप ढूंढे, डिपेंड ना रहे, प्रश्नों को ढूंढे, है ना। तो जरूर ढूंढेगा इन दोनों प्रश्नों को कि उत्तराखंड की पिरुल नीति कब की है और उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा कमाओ योजना कब लॉन्च की गई, तो विशेष याद रखना। बांझ, बुरांस, देवदार, चीड़, बांझ, बुरांस, देवदार तीनों, हाँ, बांझ, बुरांस, देवदार, इन तीनों वृक्षों की अगर हम बात करें तो ये पर्वत्य शीतोष्ण वनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। चीड़ वृक्ष की अगर हम बात करें कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष आ जाता है चीड़ वृक्ष, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, राज्य में मालन जीव विहार किस जनपद में स्थित है? राज्य में मालन जीव विहार की बात करते हैं तो यह आपका पौड़ी में स्थित है। पौड़ी लैंसडाउन के आसपास देखने को मिलता है। 2012-13 में इसकी स्थापना होती है, 2012-13 में, तो विशेष याद रखना। हरिद्वार में बात करें तो हरिद्वार में झिलमिल कंजर्वेशन 2005 का आ जाता है। झिलमिल कंजर्वेशन हरिद्वार, झिलमिल गुफा पौड़ी, झिलमिल ताल पूछेगा तो यह आपका नैनीताल आ जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, झिलमिल ताल चंपावत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य की किस आपदा को हिमालय सुनामी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य की किस आपदा को हिमालय सुनामी के नाम से जाना जाता है? 2013 केदारनाथ आपदा। 13-14 जून को जो केदारनाथ में चौराबाड़ी ताल के फटने के कारण जो मंदाकिनी नदी में बाढ़ आती है, तो इसी को ही केदारनाथ आपदा या केदारनाथ त्रासदी, इसी को हिमालय सुनामी के नाम से जाना जाता है, विशेष याद रखना है ना। यहीं पर ऑपरेशन सूर्य होप चलाया जाता है। ऑपरेशन सूर्य होप यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाया जाता है, विशेष याद रखना। भूकंप की 1803 भूकंप की बात करते हैं, 1 सितंबर को आता है। 1 सितंबर 1803 को भूकंप आता है। बद्रीनाथ इसका केंद्र रहता है, बद्रीनाथ 9 रिएक्टर स्केल का था। उस समय आज तक के इतिहास में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो आपदा है वो यही है, बद्रीनाथ भूकंप 1803, है ना। इस समय गढ़वाल की केवल 25% जनसंख्या ही जीवित रही थी। और इसी में प्रश्न बना था कि राजा अजयपाल का जो भवन था वो किस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसी आपदा में 1803। 1998 मालपा भूस्खलन की बात करते हैं तो 17-18 अगस्त 1998 को मालपा भूस्खलन आ जाता है। इसी में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी, है ना, प्रतिमा बेदी, ये इनका निधन हो जाता है। यहाँ पर मालपा भूस्खलन के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ब्लू एंजल। बहुत बार प्रश्न पूछता है ब्लू एंजल ऑपरेशन का संबंध किससे, तो ये हमारा आ जाता है मालपा भूस्खलन से। ऋषिगंगा बाढ़ की बात करते हैं, 7
7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा बाढ़ आ जाती है, ऋषिगंगा में बाढ़ आ जाती है, विष्णु गंगा परियोजना को या तपोवन विष्णु गंगा परियोजना को क्या लेके जाती है अपने साथ, इसको बहा के लेके जाती है। तो विशेष याद रखना 7 फरवरी ऋषिगंगा बाढ़। तो यहाँ पर हिमालय सुनामी के नाम से किसे जाना जाता है, केदारनाथ आपदा को 2013। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है, सही मिलान करना है। यहां पर कुछ प्रमुख स्थल है, उनसे संबंधित डाक टिकट, कब किस पर डाक टिकट जारी किया गया ना, ठीक है। बात करते हैं बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ पर यहाँ पर डाक टिकट 2003 में जारी किया जाता है। रूपकुंड की अगर हम बात करें, रूपकुंड की अगर हम बात करें तो रूपकुंड 2006 में डाक टिकट जारी किया जाता है। गुरुकुल कांगड़ी 2002 में इसके 100 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। और नैन सिंह रावत की अगर हम बात करें तो नैन सिंह रावत यहाँ पर 2004 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 कहीं पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राज्य का जो प्रथम डाक टिकट जारी किया जाता है, राज्य का जो प्रथम डाक टिकट जारी किया जाता है 1965 में जीबी पंत पर जारी किया जाता है, गोविंद बल्लभ पंत पर जारी किया जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत पर जारी किया जाता है 1965 में ना, विशेष याद रखना। गोविंद बल्लभ पंत पर 1965 1965 वो दूसरा इनके साथ इन पे 1988 दो बार जारी किया जाता है, 1965 और 1988 में गोविंद बल्लभ पंत पर जारी किया जाता है डाक टिकट, और 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पे भी जारी किया जाता है। 1966 पे 1967 में सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया पर 1966 है ना, इस पे भी 1966 पे अगर हम बात करें श्री राम शर्मा है ना, श्री राम शर्मा पर जारी किया जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें 1967 हो गया, 1970 ये स्वामी श्रद्धानंद, इसी के साथ 1975 पर मोनाल पे आ जाएगा, 1977 पर बुरांस वृक्ष पर आ जाएगा, 1977 बुरांस वृक्ष पर आ जाएगा, ये स्वामी रामतीर्थ हो जाएगा ना, रामतीर्थ हो जाएगा, स्वामी रामतीर्थ, ठीक है। 1970 पर यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद, 1970 स्वामी श्रद्धानंद, 1975 मोनाल, 1977 बुरांस वृक्ष, 1982 में यहाँ पर आ जाएगा, 1982 में ब्रह्म कमल पर आ जाएगा, और 1983 में अगर हम देखें तो हमारा गौमुख पे टिकट जारी होता है। तो विशेष याद रखना, इसका 4 1 2 3 हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा स्थल रावण की तपस्थली के नाम से प्रसिद्ध है? तो रावण की तपस्थली के नाम से यहाँ पर बैरासकुंड सही आंसर हो जाएगा। रावण की तपस्थली बैरासकुंड, और रावण शिला अगर पूछेगा तो ये तुंगनाथ के निकट रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर है बैरासकुंड। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, उड़े देश का आम नागरिक किस योजना का ध्येय है ना, किस योजना का ध्येय उड़े देश का आम नागरिक है? तो विशेष याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि उड़े देश का आम नागरिक, तो इसमें उड़ान योजना का ये मुख्य ध्येय हो जाता है। 2016 में इसकी घोषणा हो जाती है 21 अक्टूबर को। घोषणा की अगर हम बात करें कि घोषणा कब होती है, तो 21 अक्टूबर 2016, और इसकी शुरुआत, पहली उड़ान इसके तहत अगर पूछेगा पहली उड़ान कब भरी गई, तो ये 25 अप्रैल है ना, 25 अप्रैल 2017 को इसकी पहली उड़ान भरी जाती है। तो विशेष याद रखना, उड़े देश का आम नागरिक किस योजना का ध्येय है? उड़ान योजना। हिमालय हाईवे की अगर हम बात करें तो 659 किलोमीटर की उत्तराखंड को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने की एक परियोजना है। ये त्यूनी से लेकर लोहा घाट तक की एक सड़क परियोजना है। सड़क को हिमालयन योजना के तहत जोड़ा जाएगा। तो ये विशेष याद रखना, लोहा घाट, ठीक है। कितने हैं? 659 किलोमीटर। द्वीप परियोजना की बात करें तो बीआरओ के द्वारा, सड़क सीमा संगठन के द्वारा सीमांत क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना, ये आ जाएगा किसका? द्वीप परियोजना के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर कुछ प्रशासनिक पद दिए गए हैं, प्रशासनिक पद दिए गए हैं, उनका सही क्रम दर्शाना है, सार्थक क्रम दर्शाना है। सार्थक क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कानून गो, पटवारी, एसडीएम, कमिश्नर, डीएम। पहली बार आप पटवारी बनोगे तो 2 हो जाएगा, उसका पहला प्रमोशन यहाँ पर कानून गो आ जाएगा। इसके बाद आप नायब तहसीलदार बनते, फिर नायब तहसीलदार बनते, फिर तहसीलदार बनते, तो यहाँ पर फिर एसडीएम बनेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद एसडीएम के बाद आप एडीएम बनोगे, एडीएम के बाद आप डीएम बनोगे, 5 आ जाएगा। डीएम के बाद आप कमिश्नर बनोगे, तो इस तरह से 4, 2 1 3 5 4 है ना, 2 1 3 5 4 कहीं पर है, 2 1 3 5 4, तो 2 1 3 5 4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है कि ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, यहां पर है ये डैश पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड का, ये सही हो जाएगा यहाँ पर, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी, ये दक्षिण पश्चिमी है ना, ये दक्षिण, इस तरह से सबसे दक्षिण पश्चिम है ना, फिर हरिद्वार लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पश्चिम अगर पूछेगा तो हरिद्वार है। तीसरा अगर हम बात करें, किसी बाहरी सीमा को न स्पर्श करने वाला जिला, हाँ मतलब ऐसा जिला जो न किसी राज्य को सीमा स्पर्श करता है, न किसी देश को सीमा स्पर्श करता है, नैनीताल, ना गलत हो जाएगा। ऐसे जिले हमारे पास 4 जिले आते हैं जिन्हें आंतरिक जिला कहा जाता है। तो गढ़वाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गढ़वाल में टिहरी आ जाता है, रुद्रप्रयाग आ जाता है। कुमाऊं की अगर हम बात करें, कुमाऊं की अगर हम बात करें, बागेश्वर आ जाता है, और यहीं पर अल्मोड़ा आ जाते हैं। ये 4 जनपद ऐसे हैं हमारे जो आंतरिक जनपद है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है तो 1 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 कहीं पर है, 1 और 3 2, सही विकल्प का चयन करना है तो 1 सही है, 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 3 2 और 3। चलो ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर 1 और 2 सही है भाई, है ना, 1 और 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ऐसा, तो 1 और 2 ही इसको सही रखे, 3 गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में हिंडोला खाल के निकट स्थित है, हिंडोला खाल के लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है, लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है हमारा कौन सा, टिहरी का पलेठी का सूर्य मंदिर। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा फासना शैली में आ जाता है, फासना शैली में आ जाता है। इसका मुख्य द्वार अंग्रेजी के टी आकार का है, तो इसे विशेष याद रखना, फासना शैली में यहाँ पर आ जाएगा। उत्तरकाशी में अगर हम बात करें, मंजेली का सूर्य मंदिर आ जाता है, मंजेली का सूर्य मंदिर पुष्पक शैली में है, पुष्पक शैली में पुष्पक शैली, और इसे मूसा देवरी के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो सभी को पता है, यहाँ पर कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है, उत्तराखंड शैली में ना, कटारमल सूर्य मंदिर है ना, इसी को आपको बड़ादित्य का मंदिर कहा जाता है, बूढ़धारी मंदिर भी इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो 78 में प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सभी को पता है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को होती है। कहां पर होगी? देहरादून में ना, देहरादून में, ठीक है। इसकी स्थापना देहरादून में श्यामचंद नेगी के घर में क्यों की जाती है? तो टिहरी रियासत के, है ना, टिहरी रियासत के विरोध में की जाती है, मतलब राजशाही के खिलाफ इस संगठन को बना दिया जाता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल को किसके द्वारा बना दिया जाता है? तो जिस दिन इसकी स्थापना होती है 23 जनवरी श्यामचंद नेगी के घर में, तो इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है किसको? अध्यक्ष गोविंद चंद भट्ट, है ना, गोविंद राम भट्ट को अध्यक्ष बना दिया जाता है, विशेष याद रखना, गोविंद राम भट्ट। और किसके, और इसका जो सचिव बना दिया जाता है, विशेष याद रखना, सचिव, इसका सचिव होते हैं श्रीदेव सुमन। और मंत्री की अगर हम बात करें, मंत्री किसे बना दिया जाता है? शंकर डोभाल को इसका मंत्री बना दिया जाता है। तो इस तरह से बनता है हमारा क्या? प्रजामंडल। विशेष याद रखना, राजशाही के विरोध में बनाया गया 23 जनवरी 1939 में। अध्यक्ष गोविंद राम भट्ट होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे। श्रीदेव सुमन सचिव पद पर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चंदों के समय बूढ़ा या सयाना को निर्धारित राजकर के अतिरिक्त दिया जाने वाला कर क्या था? तो चंदों के समय बूढ़ा या सयाना जो क्या लेते थे, टैक्स लेने का काम करते थे, तो उनको इसके अलावा एक अलग से टैक्स दिया जाता था जिसे दस्तूर कहा जाता था। दस्तूर। मिजहारी की अगर हम बात करें तो ये कामगारों से लिया जाता था, कामगारों से लिया जाता है। खेनी कल्पनी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का बेगार था, बेगार कर होता था, एक प्रकार का बेगार कर होता था। कूद करके अगर हम बात करें नगद के रूप में दिया जाने वाला अनाज होता था, नगद के रूप में दिया जाने वाला अनाज, नगद के रूप में दिया जाने वाला अनाज होता था। याद रखना, नगद के रूप में दिया जाने वाला अनाज होता था। और बेकर अगर हम बात करें, बेकर अनाज के रूप में देकर होता था, बेकर अनाज के रूप में देकर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, चंदों के टाइम पे है ना, क्वेश्चन नंबर 80 आ जाएगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर भी डैश इधर उधर हो गया। सोमनाथ का मेला, सोमनाथ का मेला पौड़ी में नहीं, सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा में है ना, अल्मोड़ा के मासी में लगता है सोमनाथ का मेला, ठीक है। इस मेले के अवसर पर ये जो मेला है, प्रथम दिन जो मेला लगेगा साल्टिया मेला, प्रथम रात्रि साल्टिया मेला लगेगा। इसी के तहत ठुल कौतिक लगता है, ठुल कौतिक, ठुल मतलब बड़ा है ना, नान कौतिक अगले दिन नॉन कौतिक लगेगा। अगले दिन यहाँ पर बाजारक मेला लगेगा, राज्य का एकमात्र मेला जहां पर बैलों का क्रय विक्रय होता है, बैलों का क्रय विक्रय होता है, तो ये सोमनाथ मेले में। उत्तरायणी मेले की अगर हम बात करें, उत्तरकाशी में नहीं लगता, बागेश्वर में लगता है। सभी को पता है बागेश्वर में ये जो मेला मकर संक्रांति को 13-14 जनवरी को शुरू हो जाता है और ये ऐतिहासिक मेला है। क्यों ऐतिहासिक मेला है, क्यों ऐतिहासिक मेला हो जाएगा? क्योंकि इस मेले के अवसर पर 13-14 जनवरी 1921 को कूली बेगार प्रथा का अंत होता है उत्तराखंड में। कोई बताए ये जो मेला है उत्तरायणी मेला, इस मेले का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? उत्तरायणी जो मेला है, इस मेले का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, जरूर बताएगा इस आंसर को। चैती मेला उधम सिंह नगर में लगता है, बिल्कुल ठीक है। चैती मेला बाला सुंदरी मंदिर में, है ना, बाला सुंदरी मंदिर में काशीपुर में लगता है चैती मेला, बिल्कुल ठीक हो जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला रुद्रप्रयाग में नहीं, पौड़ी में लगता है, पौड़ी में बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, तो ठीक है। कमलेश्वर महादेव मंदिर में लगता है, कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर में लगता है और ये खड़ा दिया पूजन के लिए प्रसिद्ध है ना, ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है खड़ा दिया पूजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चैती, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, तुजु के जहांगीरी के अनुसार मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा किस गढ़ शासक को एक घोड़ा व हाथी प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर एक शासक का नाम आ जाता है श्याम शाह की जहांगीर से मुलाकात होती है 1611 ईस्वी के आसपास, 1611 ईस्वी के आसपास आगरा में इनकी मुलाकात होती है। तो बड़े खुश हो जाते हैं श्याम शाह इनसे, तो इन्हें दान दे देते हैं, क्या, एक घोड़ा एक हाथी दान दे देते हैं। श्याम शाह की मृत्यु की बात कई बार पूछ लेता, अलकनंदा में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, विशेष याद रखना है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानसा के समय लक्ष्मीचंद के 8 आक्रमण हो जाते हैं, ठीक है। बलभद्र शाह थोड़ा सा देख लो, बलभद्र शाह की बात करें तो ग्वालदम का युद्ध लड़ते हैं और ये शाह की उपाधि लेने वाले प्रथम पंवार शासक है, शाह की उपाधि लेने वाले प्रथम शासक। इस पे भी विवाद उत्पन्न होता है कि शाह की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे बलभद्र शाह और जैसे बहलोल लोधी, तो इनका टाइम पीरियड बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि बलभद्र शाह को जो शाह की उपाधि दी होगी वो अकबर ने दी होगी, अकबर ने दी होगी, या अकबर के समय इन्हें शाह की उपाधि मिली। विशेष याद रखना, बहलोल लोधी कहीं ना कहीं गलत साबित होता है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा याद रखेगा, अकबर ही सही आंसर होगा। चलो, महीपति शाह की अगर हम बात करें, महीपति शाह की श्याम शाह के डूबने, जैसे श्याम शाह की मृत्यु हो जाती 1631 में, तो 1631 में इनके चाचा महीपति शाह को शासक बना दिया जाता है। बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए शासक बनते हैं। 1631 से 1634 ईस्वी तक पंवार वंश का सबसे वृद्धावस्था में बैठने वाले शासक है महीपति शाह। इन्हें मुगल शासकों के द्वारा अखड़ राजा की उपाधि दी जाती है और इनको
महाप्रचंड भुजदंड भी कहा जाता है, महाप्रचंड भुजदंड इनको मोलाराम जी के द्वारा कहा गया। तो महिपति शाह, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। गलत विकल्प का चयन करना है आपको, गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है, ऑप्शन ए है, गढ़ शासकों और मुगलों के मध्य राजदूत भेजने की प्रथा बलभद्र शाह, बिल्कुल ठीक है। बलभद्र शाह के समय गढ़ शासकों और मुगलों के बीच में क्या हो जाता है, राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हो जाती है, ठीक है। विलियम फिंच का गढ़ आगमन मानसा के समय होता है, बिल्कुल ठीक है, मानसा के समय विलियम फिंच आ जाते हैं, मानसा के समय ना, ठीक है, ये भी सही है। मुगलों के गढ़वाल में लगातार 2 आक्रमण पृथ्वी पति शाह के, अभी तो पढ़ के हम पृथ्वी के पति शाह के समय इनके 2 आक्रमण होते हैं लगातार, कब, 1654-55 में, 1654-55 में और 1656 में ना, 1656 में 2 आक्रमण होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। जेसुइट दल का आगमन प्रदीप शाह के समय, ना 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 ना, जेसुइट दल का जो आगमन होता है वो श्याम शाह के समय होता है, श्याम शाह के समय। कितनी बार होता है, तो जेसुइट दल गढ़वाल में 3 बार आता है, कब कब आता है, विशेष याद रखना, 1624 में, 1624 में, दूसरा 1625 में और 1631 में, 1631 में, 1624-25 में जब यहाँ पर 1624-25 में जब जेसुइट दल गढ़वाल आता है, तो इस समय किसके नेतृत्व में जेसुइट दल यहाँ पर आता है, तो अंतोनियो द अंद्रादे, अंतोनियो द अंद्रादे, द अंद्रादे के नेतृत्व में आता है। और 1631 की अगर हम बात करें तो ये 1631 की अगर हम बात करें तो जेसुइट दल यहाँ पर किसके नेतृत्व में आता है, अजबेडो, अजबेडो ही कहते हैं कि जब मैं श्रीनगर पहुंचता हूं तो यहाँ का एक राजा होता था श्याम शाह, जिसका यहाँ पर दाह संस्कार हो रहा था और उनके साथ उनकी 60 रानियां क्या हो रही थी, सती हो रही थी। तो इस तरह से उत्तराखंड में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहीं पर देखने को मिलते हैं ना। प्रथम जोहार अगर उत्तराखंड में पूछेगा तो वो कप्पू चौहान की महारानियां तथा उनके उपगढ़ की महिलाओं के द्वारा जोहार देखने को मिलता है। और प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य अगर पूछेगा तो वो श्याम शाह के समय देखने को मिलता है। चलो भाई, इसका जो सही आंसर गलत विकल्प का चयन हो जाएगा, तो डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, किस जनजाति में नवजात शिशु से संबंधित भूमो संस्कार संपन्न किया जाता है, विशेष याद रखना। तो भूमो संस्कार यहाँ पर भोटियाओं से संबंधित है। नवजात शिशु को दीर्घायु या चिरायु रखने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। इसमें जो नवजात शिशु होगा उसको जो मुख्य द्वार होगा, परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होगा, घर के मुख्य द्वार के अंदर बाहर 9 बार ले जाने की प्रथा हो जाती है। पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, 9 बार ऐसे किया जाता है। इसी को भूमो संस्कार कहा जाता है। गौन संस्कार इन्हीं में देखा जाता है। गौन संस्कार एक प्रकार का मृतक संस्कार है। मृतक संस्कार है ना, गौन की रात्रि को नृत्य किया जाता है। गौन की रात्रि उसे कहा जाता है जब किसी की डेथ होती है तो एक रात के लिए उन्हें घर में ही रखा जाता है, उसे गौन की रात्रि कहा जाता है। और इस रात्रि को इनके यहाँ पर विशेष नृत्य किया जाता है जिसे गौन संस्कार कहा जाता है ना। ठीक है, यहीं पर भोटियाओं में अगर हम बात करें बहुत सारी प्रथाएं देखने को मिलती है। एचा गालमो देखने को मिलता है यहाँ पर, है ना, हम बता रहे पहले बहुत सारी प्रथाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, हम बनाते हैं क्वेश्चन। गलत विकल्प का चयन कीजिए ना। चलो गलत विकल्प का चयन करते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। दो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 2 कथन फर्स्ट में है असहयोग वन आंदोलन के फलस्वरूप फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का गठन हुआ। बिल्कुल ठीक है, 13 अप्रैल 1921 को 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का गठन हो जाता है। मतलब वनों की कटाई के विरोध में ना, वनों की वन कष्टदाय समिति, हिंदी में इसको वन कष्टदाय समिति बोला जाता है। तो 13 अप्रैल 1921 को वनों की कटाई के विरोध में इसका गठन होता है। किस आंदोलन के फलस्वरूप? असहयोग वन आंदोलन। असहयोग वन आंदोलन कब होता है? यह 1919 से लेकर 1922 के मध्य चलता है। विशेष याद रखना, असहयोग जो आंदोलन चल रहा है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि टाइम पीरियड वही 1920 से 1922 के मध्य भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन इस आंदोलन का कोई भी मतलब कोई भी अर्थ असहयोग आंदोलन से मत लेना। ये जो आंदोलन था वनों की कटाई के विरोध में होता है। क्यों होता है? इस आंदोलन की जो नींव पड़ती है वो 1915 में पड़ती है। 1915 में इस समय गढ़वाल में एक प्रथा होती थी या टिहरी में एक प्रथा होती थी, रियासत में एक प्रथा होती थी, सोनिया शेर
तो बिसाह प्रथा सुना होगा, सौण्य शेर और बिसाह प्रथा। सौण्य शेर मतलब आधा शेर, आधा शेर घी रियासत को पहुंचाना होता था, आधा शेर घी रियासत को पहुंचाना होता था, बिना पैसों के, पैसे नहीं मिलेंगे। और बिसा मतलब अन्न आदि, टैक्स के अलावा भी अन्न आदि राजधानी में पहुंचाना होता था। इन प्रथाओं को सवर्ण शेर कहा जाता है। तो इन्हीं प्रथाओं के विरोध में यह आंदोलन 1915 में रियासत में शुरू हो जाता है। और यही आंदोलन सौण्य शेर और बिसा प्रथा के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, यही आंदोलन 1919 में वनों का रूप ले लेता है, वन कटाई के विरोध में आ जाता है। इसको बोला जाता है असहयोग वन आंदोलन। पहले इस प्रथा के विरोध में था, बाद में असहयोग वन आंदोलन वन कटाई के विरोध में आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है बात। और इसी आंदोलन खासकर इसी आंदोलन के तहत फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति, इसी आंदोलन के तहत इन आंदोलनकारियों के द्वारा अंग्रेजों पर दबाव बना दिया गया और फिर पर्सी बीडम के नेतृत्व में यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का गठन किया जाता है। अध्यक्ष पर्सी बीडम थे इस समिति के, जबकि इसके सदस्य जोत सिंह नेगी को रखा जाता है ना। कथन 2 खासपट्टी वन आंदोलन के फलस्वरूप टिहरी में 1920 में कृषि बैंक की स्थापना हुई। ना 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 ना, यह गलत हो जाएगा। खासपट्टी वन आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1906-7 में होता है, 1906-7 में होता है। किसके नेतृत्व में? बेलमती देवी, भरोसा राम, यहीं पर हम बात करें भगवान सिंह, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन होता है 1906-7 में, इनके नेतृत्व में। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप इन आंदोलनकारियों के द्वारा इस आंदोलन में इस समय वन अधिकारी होते थे सदानंद रौतेला को बंदी बना देते हैं। स्वयं यहाँ पर आंदोलन में आ जाते हैं राजा कीर्तिशाह, और कीर्तिशाह आंदोलनकारियों से एक संधि करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, करों में जो वृद्धि हो रही है उसको कम कर देंगे। बहुत सारी बातें इनसे करते हैं, लेकिन जैसे रियासत जाते अपने बातों से मुकर जाते हैं। इसको छुड़ाना था ना सदानंद रौतेला को, इसको लेके जाते और अपने बातों से मुकर जाते हैं। बाद में जब दबाव डाला जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा, तो टिहरी रियासत के शासक कीर्तिशाह के द्वारा 1910 में, है ना, 1910 में यहाँ पर बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की जाती है। तो ये खासपट्टी वन आंदोलन के स्वरूप टिहरी में कृषि बैंक नहीं है, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की जाती है 1910 में। कृषि बैंक की स्थापना 1920 में ही होती है नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, तो विशेष याद रखना, खासपट्टी वन आंदोलन के फलस्वरूप कौन सा बैंक खोला गया? बैंक ऑफ गढ़वाल खोला गया टिहरी में ना, बैंक ऑफ गढ़वाल 1910 में। तो विशेष याद रखना। और अगर कृषि बैंक की स्थापना पूछेगा 1920 में नरेंद्र शाह के द्वारा किया जाता है ना। चलो, तो इसका गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो यहाँ पर आएगा कथन ए सही है, जबकि कथन 2 गलत हो जाएगा। कथन ए सही, कथन 2 गलत आ जाएगा यहाँ पर। तो विशेष याद रखना, ठीक है, कथन ए सही, कथन 2 गलत आ जाएगा। चलो 85, एक अदाली बराबर होती है तो ये 8 नाली के बराबर है ना, एक अदाली 8 नाली के बराबर होती है भाई, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 86, मेलखेत वो पांडुली बांध किस नदी पर स्थित है? मेलखेत पांडुली बांध किस नदी पर स्थित है? ये हमारे आ जाएंगे पिंडर नदी पर। भागीरथी नदी की बात करें तो पाला नागपाल परियोजना आ जाएगी। यहीं पर मनेरी भाली परियोजना आ जाएगी। ठीक है, यहीं पर ठीक है, कोटेश्वर परियोजना आ जाएगी। कोटेश्वर भागीरथी पे टिहरी में आ जाती है ना, ये उत्तरकाशी में है। पिंडर नदी की बात करें, अभी हमने देखा मेलखत पांडुली आ जाता है। यमुना की अगर हम बात करें ढकरानी आ जाता है। यहीं पर ढालीपुर आ जाती है, लखवाड़ आ जाती है। और यहीं पर अगर हम आगे बात करें ब्यासी परियोजना, ये सारी यमुना नदी पर है। तो पिंडर नदी पर ये आ जाएगी मेलखत और पांडुली ना। पाला नागपाल योजना ये भागीरथी पर, कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है ना। ठीक है, 87,
पड़ियाल प्रथा है, तो पड़ियाल प्रथा एक प्रकार का श्रमदान होता है, श्रमदान है ना, एक प्रकार का श्रमदान। पड़ियाल प्रथा जौनपुर रवाई क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके तहत अगर आज मेरा काम है तो मैं गांव के किसी व्यक्ति को बुला के लाऊंगा और कल अगर अगले दिन उसके साथ मैं उसके बदले जो मेरे साथ आया था उसके बदले उसके साथ काम करने जाऊंगा, इसी को कहा जाता है पड़ियाल प्रथा। विवाह की रस्म, चलो ये नहीं है, कर्जदारी बना रहना ये भी जौनपुर क्षेत्र में एक प्रथा है, ये मात प्रथा है ना, मात प्रथा। तो मात प्रथा जौनपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके तहत पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदारी बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लड़के को पहली बार मामा के घर ले जाने की प्रथा, ये सल्टवाड़ा प्रथा आ जाएगा ना, सल्टवाड़ा प्रथा, ये भी जौनपुर क्षेत्र की एक प्रथा देखने को मिलती है। सटवारा अलग है, सटवारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे सटवारा कहा जाता है। सल्टवाड़ा जौनपुर क्षेत्र में मामा को पहली बार लड़के को पहली बार मामा के घर ले जाने की प्रथा। 88 गलत विकल्प का चयन करना है। मसूरी पहाड़ों की रानी, बिल्कुल ठीक है, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, इसी को देहरादून का ताज कहा जाता है, इसी को देहरादून का ताज कहा जाता है। इसी को अगर हम बात करें, इसी को भारत का एडिनबरा कहा जाता है, एडिनबरा कहा जाता है। चौबटिया कुमाऊं का हृदय स्थल, ना 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 ना, चौबटिया को कुमाऊं का हृदय स्थल नहीं कहेंगे, कुमाऊं का हृदय स्थल बोला जाता है बारह मंडल परगना, बारह मंडल को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री है ना, फलों उद्यानों का देश, फलों उद्यानों का देश कहा जाता है चौबटिया को, है ना, ठीक है। 1869 में यहाँ पर चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। नैनीताल सरोवर नगरी, बिल्कुल ठीक है। आराकोट को गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। 89 की अगर हम बात करें, सहस्त्रताल स्थित है, थोड़ा सा अच्छे से देखना, सहस्त्रताल स्थित है नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर। जो बच्चे यहाँ पर टिहरी को ढूंढ रहे हैं ना, टिहरी को, तो सहस्त्रताल उत्तराखंड में दो हैं, एक टिहरी में है, एक टिहरी में है, एक आपका उत्तरकाशी में आ जाएगा सहस्त्रताल। राज्य का उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा टिहरी में स्थित है, और सहस्त्रताल एक आपका उत्तरकाशी। 7 ताल भी दो देखने को मिलेंगे, एक उत्तरकाशी एक टिहरी में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, यहां पर कुछ गढ़वाली शब्दावलियां दी, उत्तराखंडी शब्दावलियां या गढ़वाली शब्दावलियां दी गई, दूसरी साइड उनसे संबंधित शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, समय एक प्रकार का कृषि यंत्र हो जाता है। बैलों को जब कृषि खेती की जाती है तो बैलों को दोनों को एक साथ बांधने, एक साथ रखने का एक यंत्र होता है जिसे समय बोला जाता है। हल से जोड़ा जाता है, ठीक है, इसे समय। तो ये एक प्रकार का कृषि यंत्र दो हो जाएगा। यहाँ पर नगदूण की बात करें तो एक प्रकार की वनस्पति हो जाएगी नगदूण। जब हाथ या कुछ भी कट जाता है तो इसको डाल के ये रक्त को रोक देता है, खून को रोक देता है ना, नगदूण। पिनाव की बात करें तो एक प्रकार की सब्जी आ जाती है। दमाव की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र आ जाएगा ना। तो इसका दो का 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलो 91 पे बात, क्वेश्चन नंबर 91, अट पट सट 100 3 गुना 10 पौ, इस कुमाऊनी पहली को बूझिए। तो इस कुमाऊनी पहली को बूझना है आपने। अट पट 100 3 गुना 10 पौ, मतलब आपको 3 मुना का मतलब आपको ना इसके इधर ही देखना है, इसके इधर ही देखना। 3 मुना मतलब मुंड से, 3 मुंड और 10 पैर। तो 3 मुंड यहाँ पर देखो, बैल और हलिया, एक हलिया होता है, 2 उनके बैल होते हैं, 2 उनके, तो 2 बैलों के एक सर और एक हलिया का एक सर, 3 मुंड हो गए। और 10 पैर मतलब 2 बैल होंगे, 4 पैर उनके हो गए 8, और 2 पैर जो हल लगा रहा होगा 10। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बैल और हलिया। क्वेश्चन नंबर 92, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना अगर हम बात करें नरेंद्र शाह के समय 1934 में नरेंद्र शाह की अगर हम बात करें 1913 में टिहरी के शासक बन जाते हैं। 1913 में इनके द्वारा बहुत सारे समाज सुधारी काम भी किए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे 1920 में कृषि बैंक की स्थापना कर देते हैं, 1921 में नरेंद्र नगर की नींव रख देते हैं, 1924 में नरेंद्र नगर पूरा हो जाता है, 1925 में राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं नरेंद्र नगर,
1925 में। 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कर देते हैं। 1923 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर देते हैं। कौन? नरेंद्र शाह। 1924 में भूमि बंदोबस्त लेके आते हैं जिसे डोरी पैमाइश कहा जाता है। तो विशेष याद रखना नरेंद्र शाह के काम है ना। चलो, सुदर्शन साहब, प्रताप साहब बहुत काम करते हैं, चलो बात नहीं करेंगे, ठीक है। खद्दर आश्रम, खद्दर आश्रम की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कब तथा कहाँ की गई? अच्छा प्रश्न है। तो खद्दर आश्रम की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? काशीपुर में, है ना। काशीपुर में 1914 में काशीपुर में की जाती है, सॉरी 1918 में काशीपुर में की जाएगी, माफी चाहूंगा। काशीपुर में 1918 में काशीपुर में किसकी स्थापना की जाएगी? खद्दर आश्रम की प्रेम सभा। काशीपुर में 1914 को कर देते हैं, ठीक है, इसको भी विशेष याद रखना है ना। चलो, चंदों के समय विष्णु प्रीति क्या थी? तो चंदों के समय विष्णु प्रीति आ जाती है मंदिरों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि। फतेह शाह के समय इसको एथेस्ट भूमि कहा जाता है, इसको भी विशेष याद रखना। भूदास, कैनी होते थे भूदास, जो थातवान के अधीन काम करते थे, ठीक है। मंदिरों में से, अच्छा, निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड़ है? कोई दिक्कत नहीं, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ आ जाता है, चंपावत का प्राचीन नाम कुमो आ जाता है। प्रधानमंत्री करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राज्य में प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल याद रखना, पौड़ी 97। उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किसे मिलेगा? उत्तराखंड महिला सारथी योजना का जो लाभ मिलेगा, ये मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो सबसे शक्तिशाली महिला सम्मानित किया गया। चलो, 99, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा गया? तो झोड़ा कहा जाता है यहाँ पर चांचरी नृत्य को। गढ़वाल में इसको चांचरी कहा जाता है, कुमाऊं में इसको झोड़ा कहा जाता है, विशेष याद रखना। इस नृत्य के तहत चलो ये इतना याद रखो फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। तुग्यल नामक आभूषण, तुग्यल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो तुग्यल नामक आभूषण शरीर के कान में पहना जाता है ना। कान में, मूर्खली भी कान में ही पहना जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आभूषण कान में पहने जाते हैं ना। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं अपने उत्तराखंड का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो प्रश्न आपको दिए उनको जरूर ढूंढिएगा, अपने हिसाब से जरूर ढूंढिएगा, और इनको अपने एक कॉपी में जरूर लिखेगा। आपके पास बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी बन के आएगी। पुलिस वाले विशेष ध्यान दें, जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।